हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTS 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 27 है और इससे पहले हम 26 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 के GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो 1905 में, ठीक है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले सबसे पहले तो बात करिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, फिर अब हम ऑप्शन में बात करें, सबसे पहले हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है, इन्होंने की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी और वहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ओके, फिर बात करें हम सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आईएनसी की 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरा में इन्होंने अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में आगे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है ना, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके अलावा इन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है ना, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, फिर आगे हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, पूरा नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी और इन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे कि इन्हें महात्मा, तो महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। फिर बापू, तो बापू इन्हें कहा था
राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था, ठीक है ना, महात्मा गांधी को। फिर राष्ट्रपिता किसने कहा इन्हें? तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। और अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को, ओके। महात्मा गांधी इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है ना। साबरमती का संत भी इन्हें कहा जाता है महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी की पुस्तकें कौन सी हैं? तो इनकी पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिक्स गुरु और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी की। और इनकी पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो पत्रिका है वो है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो ये इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। फिर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए, तो हम आंदोलन के बारे में बात करें कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। तो हम यहाँ आगे करते हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी के आंदोलन की बात। आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह तो ये हुआ था 1917 में। फिर है खेड़ा सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1918 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और रॉलेट सत्याग्रह तो ये हुआ था 1919 में। फिर है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में, ठीक है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है। तो ये कुछ आंदोलन थे जो कि महात्मा गांधी के ने किए थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये आंदोलन थे महात्मा गांधी जी के, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और इसे नोट ज़रूर कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास ज़रूर लें, और जो भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताती हूँ आप उसको नोट ज़रूर करें, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को डैश के युद्ध में पराजित किया। तो 1527 में, ठीक है, बाबर ने मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को डैश के युद्ध में पराजित किया था। तराइन का, खानवा का, चंदेरी का या पानीपत का? तो राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था बाबर ने, ठीक है ना, 1527 में? तो ये इसने किया था खानवा के युद्ध में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में, ठीक है। हम यहाँ पे बाबर के युद्धों की बात करते हैं ताकि आपको सारे युद्ध पता चल जाए बाबर के कौन कौन से युद्ध थे, ठीक है ना। तो बाबर के जो युद्ध हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है, ट्रिक के जरिए आपको बहुत जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है। तो पानी पिया से कौन सा युद्ध है? पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है ना। पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध,
तो जो पहला युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध। ओके, फिर है खाना खाया से खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, फिर है चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, ये हुआ था 1528 में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदेरी का। फिर घर गया से घाघरा का युद्ध जो कि कब हुआ था 1529 में। ठीक है, 1529 में युद्ध हुआ था, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर मर गया से इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 में। ठीक है, और इसे कहाँ दफनाया गया था, तो इसे दफनाया गया था काबुल में। ठीक है ना, काबुल में इसका मकबरा है बाबर का। ठीक है, फिर यहाँ से चंदेरी पानीपत ये तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, डिटेल के साथ। फिर बचा तराइन का युद्ध। ठीक है, तो तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, तो ये हुआ था 1191 में, जो कि किसके बीच हुआ था तराइन का पहला युद्ध, तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था, तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गौरी भाग गया था। ठीक है, फिर तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध तो ये हुआ था 1192 में, और ये भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और इस युद्ध में जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो तराइन के दो युद्ध हुए थे, पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, पानीपत के युद्धों की भी बात करें तो पहला युद्ध जो कि हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और फिर यहाँ पे बता देते, ठीक है ना, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, फिर है पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि हुआ था 1761 में, और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदा शिवराव भाऊ मराठा के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना, सदा शिवराव भाव के बीच ये युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदा शिवराव के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा और तीसरा कब हुआ, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है 2023 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। तो यहाँ पूछा गया है कि 2023 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। तो सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़। तो जो सबसे कम प्रतिशत है तो ये है पुदुचेरी। ठीक है ना, पुदुचेरी में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। और अधिक की बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश में ही, कि यहाँ पे सबसे अधिक की बात करें अगर, तो सबसे अधिक है दादर और नगर हवेली। ठीक है, नगर हवेली की। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर है प्रतिशत गरीबों का, तो दादर और नगर हवेली में। फिर हम यहाँ पे बात करें राज्य में, ठीक है,
कि राज्य में 2023 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है और सबसे कम है? तो सबसे अधिक जो है प्रतिशत ये है बिहार में, और सबसे कम है तो ये है केरल में। ठीक है, राज्य में हो गया सबसे अधिक बिहार और सबसे कम केरल, और केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे कम है पुदुचेरी और सबसे अधिक है दादर और नगर हवेली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2023 का संसद रत्न पुरस्कार दिया गया और जो पश्चिम बंगाल से लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसे 2023 का संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है जो पश्चिम बंगाल से लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है? कुलदीप राय शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, सुधीर गुप्ता या विद्युत वरण महतो। तो इस पुरस्कार किसे मिला है 2023 का संसद रत्न पुरस्कार? तो ये दिया गया है अधीर रंजन चौधरी को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु में? तो प्रत्येक वर्ष काला घोड़ा कला महोत्सव यह आयोजित किया जाता है मुंबई में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी कि तो इसकी शुरुआत ये हुई थी 1999 में। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव की शुरुआत 1999 में हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उपन्यास अमृत और विष किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ला, अमृतलाल नागर या रामधारी सिंह दिनकर? तो वो उपन्यास अमृत और विष यह किसने लिखा? अमृत और विष उपन्यास यह लिखा है अमृतलाल नागर ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर ने उपन्यास अमृत और विष लिखा है। इसके अलावा बात करें विष्णु प्रभाकर ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो इन्होंने लिखा है ढलती रात। श्रीलाल शुक्ला की है राग दरबारी। ओके, रामधारी सिंह दिनकर इनका कोई उपन्यास नहीं, इनकी रचनाएं है। ठीक है ना, इन्होंने रचनाएं कविताएं लिखी हैं। तो इनकी जो रचना है एक बताती हूँ मैं, तो वो है रेणुका। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर उपन्यास नहीं है, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में बी ब्रांड विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी? तो अप्रैल 2023 में बी ब्रांड विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन यह किया है अमित शाह ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, अमित शाह। ओके, नेक्स्ट है, धानसिरी और सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो धानसिरी और सुबनसिरी ये किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या महानदी? तो जो सहायक नदियां हैं ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र यह निकलती है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसे किन नामों से जाना जाता है, कहाँ कहाँ पर? तो इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग तशंगपो। ठीक है, यारलुंग तशंगपो इसे तिब्बत में कहा जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। और बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। ठीक है, तो इसे इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे
बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, फिर अब हम आगे बात करें सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी यह निकलती है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, राक्षस ताल से। ठीक है, राक्षस ताल से यह निकलती है सतलज नदी। फिर बात करें हम गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण गंगा, बृहद गंगा और बूढ़ी गंगा। इन नामों से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की लंबी नदी है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ओके, फिर आगे बात करें महानदी, तो ये कहाँ से निकलती है। तो यह निकलती है सिहाबा पर्वत श्रेणी, रायपुर से यह निकलती है। ठीक है, रायपुर से यह निकलती है महानदी। ओके, चलिए तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, नदियों के बारे में सारी डिटेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर क्यों माना जाता है। तो भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर क्यों माना जाता है। सरकार के लिए इन करों को वसूल करना अनिवार्य नहीं है। दूसरा है ये अन्य करों की तुलना बहुत अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं। तीसरा, करदाताओं को केवल कागज पर फॉर्म भर के रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होती है। यह चौथा, ये केवल सरकारी कर्मचारियों, संसद और विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही दिए जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर क्यों माना जाता है, तो ये है ये अन्य करों की तुलना में बहुत अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सौपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सौपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ये है अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जल निकायों को महासागरों की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। लेगून, खाड़ियाँ, बांध या दलदल। तो इनमें से कौन से जल निकायों को महासागर की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है खाड़ियाँ। राइट आंसर ऑप्शन बी, खाड़ियाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार जीतने वाली कुचिपुड़ी नृत्य की अभिनेत्री और फिल्म निर्माता को पहचाने। तो इनमें से कौन है। बिरजू महाराज, गणेश आचार्य, संध्या राजू या रेमो डिसूजा। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली कुचिपुड़ी नृत्य की अभिनेत्री और फिल्म निर्माता को पहचाने। तो ये है संध्या राजू। राइट आंसर ऑप्शन सी, संध्या राजू। फिर हम बात करें ऑप्शन में बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज ये कथक नर्तक है। ठीक है, फिर गणेश आचार्य, तो ये कोरियोग्राफर है। ठीक है, ये कोरियोग्राफर है। रेमो डिसूजा यह भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर है। ठीक है, कोरियोग्राफर है और ये हिप हॉप डांस के लिए जाने जाते हैं, रेमो डिसूजा। ओके, चलिए नेक्स्ट है तनरस खान किस घराने से जुड़े हुए थे। तो तनरस खान ये जुड़े थे दिल्ली घराना से। राइट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली घराना। ओके, नेक्स्ट है
भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 10 दिनों से काम करता है। तो वह एक वर्ष में 183, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, 183 दिनों से कम काम करता है। ओके, नेक्स्ट, 19वीं सदी के अगरिया समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग से था? लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लकड़ी उद्योग या कृषि उद्योग? तो 19वीं सदी के अगरिया समुदाय का संबंध, ठीक है, किस उद्योग से था? तो ये था लौह उद्योग से। राइट आंसर ऑप्शन ए, लौह उद्योग। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, कलिंग, नालंदा या कटक? तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी यह स्थित थी पाटलिपुत्र में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, उदासीन, परिवर्तनशील या ऋणात्मक? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋणात्मक। नेक्स्ट, घावों से अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण हो सकता है? तो घावों से अत्यधिक रक्तस्राव यह किसकी कमी के कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है विटामिन के की कमी के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेषों को रखने वाले गुंबद के आकार के स्मारक को क्या कहा जाता है? विहार, स्तंभ, चैत्य या स्तूप? तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों को रखने वाले गुंबद के आकार के स्मारक को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, स्तूप। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मामले में किया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मामले में किया? तो ये किया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, अनाहत सिंह किस खेल से जुड़ी है? तो अनाहत सिंह ये स्क्वैश खेल से जुड़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो फुगड़ी यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह प्रसिद्ध नृत्य है गोवा का। ठीक है, फुगड़ी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डैश के बीच खेली जाती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संघीय प्रणाली के सफल संचालन के लिए लचीलापन प्रदान करने की एक आंशिक प्रयास के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी रिपोर्ट संघीय प्रणाली के सफल संचालन के लिए लचीलापन प्रदान करने के एक आंशिक प्रयास के रूप में मानी जाती है? तो यह है सरकारी आयोग। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए, सरकारी आयोग। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों को जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेश राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।